एक बार प्रेम से बोलिए सोशल साइंस महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हमने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा करके जो है गेस किया है, ध्यान रखिए। यानी कि टॉप क्वालिटी के जो है 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग इस 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आपको जो है दूसरे कहीं भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए 80 को क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोर्ड की परीक्षा में जो आने वाले हैं इसको आप लोग जरूर याद कर ही जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। और ये सब जो है यहाँ पे आप लोग का निर्देश है, ध्यान रखिए, निर्देश चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां पे आते हैं हम लोग सीधे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, और यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाओदाई की सरकार कहां थी, ठीक है। तो बाओदाई की सरकार जो ध्यान रखिएगा वो दक्षिणी वियतनाम में थी। आप लोग इसे याद कर जाइएगा। अच्छा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। और चैप्टर वाइज जो है हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, ध्यान रखिए। मेरे इस चैनल पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे इतिहास के लिए अलग प्लेलिस्ट है, सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस में जो है मान लीजिए ज्योग्राफी का जो है अलग प्लेलिस्ट है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है हमने प्लेलिस्ट बना हुआ के रखा हुआ है, उसमें चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जा करके आप लोग अलग अलग चैप्टर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। चाहे वो मैथ के हो, साइंस के हो, सोशल साइंस को हो, आप जा करके जरूर देखिए प्लेलिस्ट से। फिलहाल ये 80 को जो चुन चुन का हम क्वेश्चन लाए हैं उसे आप लोग पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है 2 नंबर सवाल, देखिए कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है, ध्यान रखिए, वो मेटरनिख ने किया था। कौन किया था जी? मेटरनिख ने किया था, ध्यान रखिए। और ये जो सम्मेलन हुआ था, यूरोपीय जो देश थे उसके राजदूतों का जो है सम्मेलन था, जो कि वियना में हुआ था। और ये 1814 से लेकर के 1815 तक ले चला था, ध्यान रखिए। 1814 से 1815 तक जो है चला था, पूरे एक साल नहीं चला था। इसमें बता रहे थे 1814 में जो है सितंबर में स्टार्ट हुआ था, और इधर जो है जून 1815 तक ले जो है ये सम्मेलन चला हुआ था, जिसमें यूरोपीय देश के जितने भी राजदूत थे वो सब जो है यहाँ पे सम्मेलन किए हुए थे मिल करके। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ध्यान रखिए, वो लॉर्ड लिटन ने जो है पारित किया था। और ये जो माने कि प्रेस था, ध्यान रखिए, प्रेस एक्ट था, ये भारतीय भाषाओं के पत्रकार पर जो है नियंत्रण करने के लिए जो है इस एक्ट को पारित किया गया था, जो कि 1878 में जो है पारित हुआ था। कब पारित हुआ था जी? 1878 में जो है पारित हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसको याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो इसे याद करके जरूर जाइएगा। 4 नंबर देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो है सबसे छोटा जैव मंडल का जो रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, वो है यहाँ पे डिब्रू सैखोवा में है। कहां जी? डिब्रू सैखोवा में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग को बताना चाहते हैं जैसे सुंदरवन जो है ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। कहां पे जी? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 9630 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के माने कि आसपास है, ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आप लोग को बता रहे हैं कि जो नंदा देवी है ये आपका जो है उत्तराखंड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा जी? उत्तराखंड में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा जैव मंडल, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5860 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। डिब्रू सैखोवा जो है ध्यान रखिए, ये असम में है। कहां पे जी? असम में है। और ये जो है 765 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो है, ध्यान रखिएगा, उपस्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 885 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आप लोग इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो डिब्रू सैखोवा है, ध्यान रखिए, डिब्रू सैखोवा या इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, यानी कि सबसे छोटा जो है जैव मंडल रिजर्व है। तो क्या इसमें आप लोग इसको देख करके बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो जैव मंडल का रिजर्व है वो सुंदरवन में है? तो जवाब है नहीं।
ये सबसे जो है बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो है ध्यान रखिएगा वो तमिलनाडु में है। कहां पे है जी? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में जो यानी कि है तो उसका जो है नाम क्या है, आप लोग इसे नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या आता है तो हम आपको इसी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और मोबाइल नंबर जो है आप लोग उस पर जो है मैसेज करके, कॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मैसेज करके आप जो है अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। वो जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर है जिस पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा जब भी हम फ्री होंगे। तो यहां पे देखते हैं 5 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ठीक है, तो ब्रिटेन के जो सहयोग से ध्यान रखिएगा वो लौह इस्पात जो बनाया गया था वो कहां बनाया गया था जी? तो दुर्गापुर में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था जी? दुर्गापुर में बनाया गया था। और ये जो है बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? बंगाल में ये दुर्गापुर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ध्यान रखिएगा, जो सेलम है ध्यान रखिएगा वो सेलम का है। बोकारो जो है ध्यान रखिएगा, ये बोकारो जो है झारखंड में है। और ये जो है किसके बने के सहयोग से बनाया गया था जी? तो इसको जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। बोकारो जो है इसको सोवियत संघ की सहायता से जो है इसको बनाया गया था। और वहीं राउरकेला जो है वो ओडिशा में है और इसको जर्मनी की सहायता से जो है बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा। और ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर वाला बना था। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा था जी? दुर्गापुर में, जो कि बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, 6ठा नंबर देख लीजिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है जिसका आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। कार्बोनडी। क्या चाहिए जी? कार्बोनडी जो है संस्था है, संगठन दान किया जिसका संबंध जो है इमेजनी का, माने इमेजनी का संबंध इस संस्था से था, यानी कि इस संगठन से था। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब 6ठा नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे। और 7वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार यानी कि गौवा में जो है बोयाम कह देता है लोग भोजपुरी में, तो उस यानी कि जार का जो है रूस में क्या अर्थ होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या वो पीने का बर्तन है? तो नहीं बाबू, पीने का वो बर्तन नहीं है। रूस का सामंत है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पानी रखने का मिट्टी का पात्र है? बिल्कुल नहीं, वो है रूस का सम्राट। ध्यान रखिए, रूस में जार का जो मतलब होता है वो होता है रूस का सम्राट, यानी कि राजा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे 8 नंबर देखिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हुआ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था, ये दोनों था। ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म का जो है ध्यान रखिएगा लोग शामिल हुए थे। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये वैसे कहीं पे जो है 1919 देता है ना, क्या कहीं पे क्या देता है जी? 1919 देता है, तो कहीं पे 1920 देता है। इसमें कहीं पे ऑप्शन में जो है 1919 नहीं दिया है, वरना यही सही आंसर होता है। यहाँ पे 1920 वाला दिया है, तो 1920 वाला हम लोग यहाँ पे टिक आउट करेंगे। ठीक है ना, क्या अगर 1919 देता तो 1920 नहीं टिक आउट करते, 1919 ही टिक आउट करते। ठीक है ना, क्या क्योंकि मैक्सिमम किताबों में 1919 ही लिखा है, कुछ किताबों में 1920 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें 2 लोग जो है मुख्य रूप से सामने आते हैं। एक है मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। इन दोनों व्यक्तियों का जो है नाम याद रखिएगा। एक है मोहम्मद अली और एक वो है कचिए जी, ये मोहम्मद अली है, एक इसको मिटाइए, मोहम्मद अली और साथ में जो है शौकत अली। ये जो है 2 व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन में इनका जो है नाम आता है मुख्य रूप से। ठीक है, अब आगे यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर सवाल। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो भारत में जो है पहला जूट मिल जो है कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसे आप लोग याद कर जाइएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो आप सभी लोग को पता है कि पूंजीपति यानी कि जो सबसे ज्यादा जो पैसा वाला व्यक्ति है, ध्यान रखिए। ठीक है, जिसके पास पूंजी एकदम अथाह पूंजी है, वैसे जो वर्ग के लोग हैं वो श्रमिक वर्ग को भी शोषण करते हैं, मध्यम वर्ग को भी शोषण करते हैं, कृषक वर्ग का भी शोषण करते थे, ध्यान रखिए, ये सब करते थे, ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है डी
आप लोग को टेक आउट करना पड़ेगा क्योंकि सभी वर्ग का जो है शोषण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? और इसका आंसर आप लोग सभी लोग जानते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा मार्ग हो जाएगा जी? तो रेशम मार्ग, यानी कि कभी कभी इसको सिल्क रूट भी बोल देता है। तो आप लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग भी आप लोग दोनों का दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, और ये सभी लोग जानते हो कि बाइबल पुस्तक की जो है सबसे पहले जो है प्रिंटिंग की थी गुटेनबर्ग ने। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने से ही छपाई मशीन जो है बनाया था। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल, राष्ट्रपिता, ठीक है, किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, किसे कहा जाना जाता, एक मिनट क्या हम बोल रहे हैं जी, सॉरी, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे है छूट गया है, किसे जाना जाता है? तो ए हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे जी? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 15 नंबर सवाल को, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सामाजिक वर्ग जो है कई कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा, इसमें से बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन सा सामने जो है उभर करके आया था? बुद्धिजीवी कहने का मतलब तनिषा का चीज, पढ़ल लिखल और साथ में जो है जिसके तनिषा इंटेलिजेंस हो, यानी कि थोड़ा सा का चीज सोचने समझने का जो है शक्ति उसके पास अच्छा से हो, ध्यान रखिए। तो वैसे वर्ग जो है उभर करके सामने कौन से आए थे जी? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो वर्ग के लोग थे वो है मध्यम वर्ग के लोग, यानी कि मध्य वर्ग के लोग। ठीक है, मिडिल क्लास वाले लोग। 16 नंबर देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी कौन से देश को जो है कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना? तो इसको कहा जाता है यूनान, यानी कि ग्रीस को। कभी कभी ग्रीस शब्द देता है, कभी कभी यूनान देता है। तो आप लोग दोनों शब्द को याद रखिएगा, दोनों ही क्या चीज सेम देश का नाम है। यूनान, ग्रीस, दोनों का दोनों जो है सेम देश को कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जार मतलब क्या चीज? रूस का सम्राट का बात करते हैं। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट का, मैंने कौन सा रूस का जो सम्राट था उसका शासन था? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये था निकोलस द्वितीय। क्या था जी? निकोलस द्वितीय। और ये जो है शायद अंतिम सम्राट भी था, आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे 1894 से लेकर के 1917 तक ले जो है यहाँ पे क्या था जी, अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया हुआ था। ठीक है, तो निकोलस द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, 1917 की रूसी क्रांति के समय में यही जो है वहां का शासक था, यानी कि जार था वहां का। ठीक है, 18 नंबर सवाल देख लीजिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? यानी कि वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक, यानी कि फ्रांस के जो लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोलोन कहा जाता है। क्या कहता है जी? कोलोन कहते हैं इसको, जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक रहते हैं। 19 में देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ध्यान रखिए, तो ये सभी लोग को पता होगा कि लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना जाता है। ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि 20 नंबर में जो है आंसर इसका 20 ही होगा। ध्यान रखिए, 20 कौन सा होगा थोड़ा सा देखते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह का जो कोयला है उसका निर्माण कब हुआ था जी? तब 20 करोड़ वर्ष जो है पहले यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। 21 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? यानी कि जो कृषि प्रधान देश भारत हम लोग बोलते हैं, तो आखिर भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की जो है कृषि की जाती है? तो आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन निर्वाह कृषि। यानी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी कि अपने खाने योग्य जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे कृषि करते हैं। और इवन जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी लोग शायद इनमें से मैक्सिमम लोगों के घर पे जो है केवल अपने खाने पीने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत कभी कभी बच गया तो 1-2 क्विंटल कभी कभी बेच भी देते हैं। इसी उद्देश्य से जो है आप लोग कृषि करते हैं, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि आप लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत में जो है कैसे जी, यहाँ पे जीवन निर्वाहक जो है कृषि की जाती है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। 21 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर सवाल पे, और 22 नंबर सवाल जो है बहुत ही खास सवाल होना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। और देखिए यहाँ पे सच में खास सवाल में से ही एक सवाल है। देखिए, इनमें सत्ता की साझेदारी का
एक सही लाभ क्या है, यानी कि सत्ता का साझेदारी जो अगर होता है ध्यान रखिए, तो उसका जो है सही लाभ यानी कि यहाँ पे क्या चीज फायदा क्या है। सत्ता के साझेदारी से हम लोग को एक फायदा यहाँ पे गिनवाना है, ठीक है। तो क्या है, तो यहाँ पे इसका फायदा जो होता है वो है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पे विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम से कम होता है अगर सत्ता की साझेदारी यहाँ पे रहेगी तो, ठीक है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, कमेंट में आप लोग कर सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे आपको नंबर भी मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आगे समझते हैं 23 नंबर, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के जो है मुख्य प्रशासक है, ध्यान रखिए, उनको नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहता है जी, नगर आयुक्त कहा जाता है, ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति नीचे कमेंट करके बता सकता है क्या, जैसे नगर पालिका आप लोग जो है नाम सुने होंगे, नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका के अंतर्गत जो है 3 नाम आप लोग जरूर सुनते होंगे। एक नाम आप लोग सुनते होंगे नगर पंचायत। क्या नाम सुनते होंगे जी, नगर पंचायत। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, नगर पंचायत। और एक नाम आप लोग जो सुनते होंगे वो है नगर परिषद। क्या नाम सुनते होंगे जी, नगर परिषद, ठीक है। और एक नाम जो सुनते होंगे, ध्यान रखिए, वो है नगर निगम। क्या नाम सुनते होंगे जी, नगर निगम जो है आप लोग नाम सुनते होंगे। तो इन तीनों में आखिर क्या अंतर है, ठीक है। वैसे अंतर तो कुछ खास तौर पे है नहीं, लेकिन अंतर इसमें बुनियादी अंतर का बात करें, एकदम मोटा मोटा जो है अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। क्या आप लोग को इनके बारे में अंतर पता है? तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो इंतजार कीजिए बाबू, हम इस पेज को खत्म करते हैं, यानी कि 33 नंबर जो सवाल है वहां तक बनाते हैं। उसके बाद जो है इस सवाल का हम आंसर देते हैं कि आखिर जो है इन तीनों में बुनियादी अंतर क्या है। अगर आपको पहले से पता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी कभी जो है लिखना शुरू कर दीजिए। तब तक हम 24 नंबर सवाल को बताते हैं। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ये तीनों का तीनों है, यानी कि इनमें से सभी जो है सबसे सही आंसर है। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लीजिएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य है, तो मुद्रा के 4-5 को काम आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोग विनिमय का माध्यम भी पढ़े होंगे, मूल्य का मापक भी पढ़े होंगे, मूल्य का संचय भी पढ़े होंगे। ये तीनों का तीनों तो मुद्रा का काम है ही, तो इसलिए यहां पे सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहां पे देखिए 26 नंबर जो सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि लैंगिक विभाजन का आप लोग का मतलब क्या निकाल पाते हैं, रखिए इस मतलब को आपको बताना है कि आखिर लैंगिक विभाजन जो है शब्द अगर उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। वैसे लैंगिक विभाजन का जो है मतलब आप ध्यान रखिएगा, समाज में लिंग के आधार पर जो असमान भूमिकाएं दिखाई जाती है उसे ही हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। और लिंग के आधार पर जैसे ही बात आता है तो यहां पे बात आएगा स्त्री और पुरुष दोनों के बीच का जो है असमान भूमिका, यानी कि यहां पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। समाज द्वारा, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लैंगिक विभाजन हम लोग बोलते हैं। और इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाया हुआ था। आपको पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का यानी कि सिविक्स का जो है प्लेलिस्ट आप लोग खोल करके देखिएगा, उसमें 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग देख जाइएगा। उसमें आपको ये लैंगिक विभाजन जहां भी मिलेगा वहां पे बहुत डिटेल में इसको हमने समझाया हुआ है, तो जा करके जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा है और तैयारी आपने अभी कुछ खास किया नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर जो सवाल है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य में कौन चीज नहीं होता है, तो आपको पता है कि संघ राज्य में एक लिखित संविधान होता है, वहां पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, वहां पे एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जरूर देखने को मिलता है। लेकिन कौन चीज देखने को नहीं मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, इकहड़ी शासन व्यवस्था। कहने का मतलब जो है यहाँ पे एक ही जगह से माने कि पूरे के पूरे जो है राज्य अथवा जो है देश में शासन किया जाए, वैसा शासन व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे भारत को ही ले लीजिए, तो भारत में जो है सत्ता का सत्ता कह रहे हैं, सत्ता के शक्तियों का क्या चीज यहाँ पे यानी कि शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है, जान रखिए। जैसे केंद्र सरकार के पास अलग अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास अलग अलग शक्तियां, दोनों मिलकर काम कर सके ऐसा भी शक्ति को बनाया गया है, ध्यान रखिए। और इसका हमने चर्चा किया था 7वीं अनुसूची में। अगर आपने नहीं देखा है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो तो जा करके जरूर देखिए, बड़ा ही मजा आएगा आपको। यहाँ पे
देखते हैं 28 नंबर सवाल, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हम लोग के एकदम प्यारे से जयप्रकाश नारायण साहब ने किया था। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 28 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि कौन सा एक बात जो है ध्यान रखिए वो लोकतंत्र के जो व्यवस्था है उसके साथ मैच नहीं करता, यानी कि इसके साथ जो है मैंने क्या चीज ये साथ इसका जो है नहीं देता। ध्यान रखिए तो यहाँ पे है 29 नंबर में बहुसंख्यकों का शासन, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब यही होता है बहुसंख्यकों का शासन का मतलब जिसका संख्या ज्यादा है वही शासन करेगा, इसका मतलब यह है। ठीक है ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या करेगा जी, शासन करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुसंख्यकों का जो है शासन नहीं हो सकता। ठीक है, तो 29 का जो है ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए बाकी सब जो है यहाँ पे अनुरूप है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि बहुसंख्यकों का शासन अनुरूप नहीं है। 30 नंबर देख लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य यहाँ पे है। ध्यान रखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इन निम्नलिखित में किस में यह घोषणा की गई है? क्या प्रस्तावना में घोषणा किया गया, या फिर पाठ में घोषणा किया गया, या फिर कानूनी पुस्तक में घोषणा किया गया, या फिर नागरिक शास्त्र में जो है घोषणा किया गया? तो ये जो है संविधान के प्रस्तावना में जो है घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो 30 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, बाकी ऑप्शन को लपेटे में हटा दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 31 नंबर सवाल को, और 31 नंबर सवाल जो है बहुत ही खास सवालों में से एक सवाल है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि ये जो लोकसभा चुनाव था वो है 15वीं लोकसभा चुनाव, जिसमें महिलाओं का जो संख्या चुनी गई थी वो 59 महिला सांसद हुई थी। ठीक है, देखिए कितने महिला सांसद थी जी उस समय? 59 महिला सांसद थी, जो कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10% से ज्यादा होता है। 10% से क्या होता है जी, ज्यादा होता है ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 10% से अधिक हो गया था 15वीं लोकसभा चुनाव में। अब आपको जो है नीचे कमेंट करके बताना है कि आखिर जो है 15वीं लोकसभा चुनाव जो है कब हुआ था, आपको जो है एक कमेंट करके बताना है। और अभी जो है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, मैंने कहा जी ये कौआ नंबर का, जैसे 15वां है कि 16वां है, 17वां, 18वां है, 19वां है कि 20वां है कि कौन सा है? ठीक है, आपको जो है 2024 वाला भी बताना है साथ में कि 2024 वाला जो है कौन सा वाला जो है लोकसभा चुनाव है। तो जल्दी से आप लोग दोनों का जो है आंसर जरूर से कमेंट कीजिए कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, और यहाँ पे 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का वो कौआ नंबर का है। ध्यान रखिए कौआ नंबर ना, हम हाई वाला कौआ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? इसमें से राष्ट्रीय दल कौन है? तो आपको पता होगा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। यहां पे देखिए 33 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दलों को कहा गया। ध्यान रखिए यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस हो गया, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, ये सब जो है पार्टी जितना भी ध्यान रखिए ये सब पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, यानी कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र को जिंदा रखता है। ध्यान रखिए तो यहाँ पे 33 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आते हैं सवाल पे, जो है ऊपर जो हमने छोड़ दिया था, कहा था कि आप जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आपने जरूर कमेंट किया होगा, मुझे पता है। नहीं कमेंट किया तो अभी कमेंट कर लीजिएगा। आप लोग को बताना चाहते हैं कि नगर पंचायत जो है ये जैसे ग्राम पंचायत से अभी जो है नगर पालिका में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया हुआ है, तो उसको नगर पंचायत के रूप में रखते ध्यान रखिए। और ये नगर पंचायत जो होता है वो सबसे इन तीनों में से ध्यान रखिए सबसे छोटा वाला यही होता है। ठीक है, ध्यान रखिए जिसमें आबादी जो है 1 लाख से भी कम होता है। ध्यान रखिए इसमें आबादी कितना होता है जी, 1 लाख से भी कम होता है। ठीक है, नगर परिषद जो होता है इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होता है, ध्यान रखिए, जिसमें आबादी जो है 1 लाख से लेकर के 5 लाख तकले होता है। कितना लाख तकले हो जाए जी, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो है जनसंख्या यानी कि आबादी वहां पे होता है। नगर निगम जो है सबसे बड़का होता है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, यहां पे आबादी का होगा जी 5 लाख से ज्यादा रहेगा। ध्यान रखिए
तो यहाँ पे से ज्यादा कर लीजिए, बस यही अंतर है, दूसरा कुछ खास इसमें अंतर नहीं है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नगर पालिका, पालिक लिख देगा ये, नगर पालिका जो है इसका जो है तीनों नाम आप लोग ध्यान रखें, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है। बस इसमें आबादी के आधार पर जो है इसका नामकरण ऐसे किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो है नगर निगम है और सबसे छोटा जो है नगर पंचायत है। मूल रूप से देखा जाए तो यही अंतर है, बाकी जो है सबका काम जो है सेम तरीके का है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं 22 नंबर, 33 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं सीधे से 34 नंबर सवाल पे, ठीक है। तो 34 नंबर सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ठीक है। तो आपको हमने पढ़ाया था 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है आपको हमने पढ़ाया था, 7वीं अनुसूची में 3 गो सूचियां उपलब्ध है, ध्यान रखिए, 3 गो सूचियां जो है उपलब्ध है, ध्यान रखिए। इसमें एक सूची है, ध्यान रखिए, वो संघ सूची है, दूसरा जो है राज्य सूची है और तीसरा जो है समवर्ती सूची है। कौन सा सूची है जी? समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची को जो है ध्यान रखिए, राज्य सूची जो है ध्यान रखिए, यहाँ पे आकार नहीं रहेगा, राज्य सूची है, ध्यान रखिए, इसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएंगी, जिसमें से अगर टकराव अगर उपस्थित होता है, ध्यान रखिए, अगर टकराव हो गया ध्यान रखिए दोनों कानून में, तो हमेशा केंद्र सरकार की कानून जो है मान्य होगी। ये बात आप लोग को बताए थे। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 गो सूची में जो है यहाँ पे अधिकारों का विभाजन यानी कि शक्तियों का जो विभाजन देखने को मिलता है। तो 34 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 35 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें रंग भेद के जो है विरोधी कौन नहीं थे जी? तो आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है जेड गुड्डी, जेड गुड्डी, जेड गुड्डी, गजब। देखिएगा 36 नंबर सवाल देख लीजिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था, ठीक है। तो सासाराम नगर का जो है विकास कब हुआ था जी? तो ये मध्य युग में जो है इसका विकास हुआ था। यहां पे देखिए 37 नंबर जो सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि अविभाजित बिहार, यानी कि जब बिहार का बंटवारा, झारखंड और बिहार दोनों अलग अलग नहीं थे, यानी कि झारखंड बिहार का जो है बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, उस समय निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो उसका नाम है जमशेदपुर, ठीक है, ध्यान रखिए, जमशेदपुर जो है ध्यान रखिए, ये जो है एक जिला है वहां का, ध्यान रखिए, और ये जो है यानी कि नगर भी है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो नगर है जमशेदपुर नगर, ठीक है, एकमात्र नियोजित नगर था अविभाजित बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी जो है 38 नंबर सवाल देख लीजिए, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो आपको जो है पता होना चाहिए, पटना वाला जो हवाई अड्डा है उसका नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो 38 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर जो सवाल है इसको देख लीजिए, बिहार शरीफ यानी कि बिहार शरीफ क्या है पढ़ रहे हैं जी, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, बिहार में रजू मार्ग कहाँ है? तो आप सभी लोगों को पता है कि राजगीर में उपस्थित है, ठीक है। जब देखिए रजू मार्ग होता क्या है, तो जैसे एगो पहाड़ यहाँ पे है, एगो पहाड़ यहाँ पे, ठीक है, तो इस पहाड़ से इस पहाड़ तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई क्या चीज, यहाँ पे एक तार द्वारा क्या करते हैं जी, यहाँ पे एगो माने कि लटका दिया जाता है, जिसमें आदमी जो है बढ़ जाता है, तार एगो होता है, ठीक है, और तार जो है इसे घूम के आता है, ध्यान रखिए, आता है जाता है, गोले गोले ही नचता है, ठीक है। तो ये गोले गोले वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, आदमी बढ़ जाता है और ये जो है यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे होगा उतार लेगा इस पहाड़ पे, ठीक है। तो इस पहाड़ से आप इस पहाड़ पे चलेगा, फिर यहाँ से अगर कोई सुगाना होता है फिर क्या चीज राउंड होकर फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पे ध्यान रखिए। तो क्या होगा जी, यहाँ से जो है आदमी बैठाएगा तो फिर यहाँ पे आके उतार देगा। तो इस तरह से जो है ये मार्ग काम करता है, यानी कि ऊपरे ऊपरे काम करता है, इस तार से जो है मैंने कहा चीज बांधा हुआ होता है, ध्यान रखिए, और ये जो है आगे की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसी मार्ग को हम लोग रज्जू मार्ग बोलते हैं, और ये जो है राजगीर में है। हम इस पर चढ़े तो नहीं थे क्योंकि मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, ध्यान रखिएगा, बहुत बचपन में घूमने के लिए गए थे स्कूल के माध्यम से, तो यहाँ पे जो है चढ़े नहीं थे हम लोग, सीढ़ी के माध्यम से जो है यहाँ पे इस पहाड़ पे गए थे, ठीक है। तो 39 नंबर का जो है ऑप्शन बी होगा, लेकिन रज्जू मार्ग हमने देखा है, ठीक है। अभी जो है फिलहाल जाने वाले हैं फरवरी में, देखिए क्या होता है, फरवरी में जाएंगे तो जरूर इस पर चढ़ेंगे, क्योंकि डर तो लगेगा थोड़ा सा लेकिन फिर भी जाना जरूरी है, जाएंगे चढ़ेंगे भी। बिहार में खनिज तेल की संभावना है, तो बिहार में जो है खनिज के तेल की जो संभावना है रखिए, वो हिमालयी क्षेत्र में है, यानी कि नेपाल के जो सटले सटले है ना जी, वो वाला क्षेत्र में जो है खनिज तेल की संभावना देखने को मिलता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 40 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसमें मुद्रा का कार्य कौन सी नहीं है जी? तो उत्पादन करना, मुद्रा कभी भी उत्पादन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 41 का जो है
है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो बच्चों 42 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आंसर आपने बता दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो 42 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देख लीजिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है इस सब का सब, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों का तीनों जो है ऊर्जा का स्रोत में आता है। तो इनमें से सभी ही सबसे सही आंसर यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 44 नंबर देख लेते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है परिणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है और गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों के दोनों जो है सही है। तो 44 का नंबर जो है आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो है किसको बाढ़ के कारण जो है सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो कौन सी है? तो फसल को भी नुकसान होता है, बाढ़ आएगा तो वहां जो पशु होंगे उनको भी नुकसान होगा, भवन को भी नुकसान होगा, ध्यान रखिए। इसलिए यहां पे उपरोक्त जो है सभी हो जाएंगे, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 46 नंबर देखिए सवाल जी, 46 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के यानी कि यहां पे बात कर रहा है आपदा उपदा के समय वाला नहीं, सामान्य, ठीक है, यानी कि नॉर्मल से जो प्रॉब्लम है संचार व्यवस्था का, ध्यान रखिए। तो वो कौन सी है जी? तो केबल अगर टूट जाता है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे कैसे जी केबल अगर टूट जाता है तो टीवी भी, माने कि टीवी का जो है संपर्क कैसे से छूट जाता है जी, चैनल से संपर्क जो है छूट जाता है, इसीलिए ध्यान रखिए वहां पे संचार व्यवस्था जो है बाधित हो जाता है। तो केबल ऑपरेटर आप लोग देखे होंगे शहरों में, नगरों में, ध्यान रखिए केबल ऑपरेटर जो कि केबल लगा के जाते हैं, वहां से जो है आपका टीवी जो है ऑपरेट होता है, उसमें बहुत सारे चैनल जो है आते हैं। तो अगर केबल टूट जाएगा तो क्या होगा जी, आपके टीवी में कोई भी कार्यक्रम माने कि संचालित नहीं होंगे। तो 46 का जो है ऑप्शन ए कैसे जी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। तो चलते हैं अब 47 नंबर प्रश्न की तरफ, और 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। यहां पे है 47 नंबर सवाल, और इस सवाल का अगर आंसर नहीं दिया ना जी तो बहुत बड़का जो है पाप लग सकता है। देखिए यहां पे कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? यानी कि अगर आपका जो है जैसे हाथ जो है आग से जल गया तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एकदम प्राथमिक से प्राथमिक, यानी घर पे जो उपचार कर सकते हैं वो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो घर पे उपचार आप क्या कर सकते हैं? क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, क्या गर्म पानी डाल देना चाहिए, या फिर अस्पताल सीधे से पहुंचना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर ठंडा ठंडा पानी डालिए, अगर कहीं बर्फ हो तो रगड़ दीजिए वहां पे, ठीक है, तो बर्फ अगर उपस्थित हो तो बर्फ रगड़ दीजिए, या फिर ठंडा ठंडा पानी डालिए, एकदम फ्रिज का कूल ठंडा ठंडा पानी डालिए। 48 नंबर देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? यानी कि भूकंप जहां पे उत्पन्न होता है, ध्यान रखिए, उसी के ऊर्ध्वाधर यानी कि जस्ट ऊपर जो धरती का सतह होता है, ध्यान रखिए, इस केंद्र को क्या कहते हैं? तो इस केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। तो ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, 48 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 देख लीजिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस सभी लोगों को पता होगा 1 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देख लीजिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, ध्यान रखिए, हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो है पुर्तगाली। जो पुर्तगाली लोग थे वही सबसे पहले जो है हिंद चीन में पहुंचे थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। 51 नंबर सवाल देख लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब थी? तो इसमें किसने में तो बहुत लोग का नाम आता है, लेकिन कब का बात करें तो 1913 में आता। तो इस हिसाब से 51 का जो है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 16, 20, 18 वाला जो है आंसर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। तो गदर पार्टी जो है इसमें किसने में जो है बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें हरदयाल साहब भी हैं, ध्यान रखिए। तो आप लोग अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से कहते हैं कि आप लोग जा करके जरूर प्लेलिस्ट से वीडियोस को देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन जो है डिटेल में दिखने को मिलेगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, क्या यानी कि आरएसएस, इसी को हम लोग आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कि स्थापना कब और किसने की, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1925 में हुआ था। किए थे कौन जी? के.बी. हेडगेवार ने किए थे। कौन किए थे जी? के.बी. हेडगेवार ने किए थे, ध्यान रखिए। इनका जो है स्पेलिंग हुआ तो अजबे टाइप का है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं 53 नंबर,
यहाँ पे कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है जी, अधिक से अधिक सिंचाई वहां पे हो जाता है, ध्यान रखिए। तो इसी कारण जो है वहां पे भूमि का निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। 54 नंबर देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र है जी जहां पे वन है, तो मात्र 7.1%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% क्षेत्र पर ही वन का विस्तार है। इससे मैंने क्या चीज, बिहार का अधिकांश जो जमीन है वो मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखिए, जहां पे फसलें उगाई जाती हैं, कृषि की जाती है। यहाँ पे वन बहुत कम से कम है, ठीक है, 7.1% ही है मात्र बिहार में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 55 नंबर, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका नाम है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले जो है ध्यान रखिएगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो भारत में जो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है जी, तारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि 56 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। तो अगर बात करते हैं जूट के कारखाना का, ठीक है, तो जूट के उत्पादन में ध्यान रखिए पूर्णिया जो है सबसे नंबर 1 में आता है, ध्यान रखिए। उसको जो है दरभंगा आता है, ठीक है, दरभंगा है, दरभंगा, उसको जो है कटिहार, सहरसा आता है, सहरसा, उसको जो है कटिहार आता है, ध्यान रखिए। तो इसी में से 4 में से देख लीजिए, यहाँ पे कटिहार जो है ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है जूट के कारखाने स्थापित है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। 57 देख लीजिए, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि मैदान जो है किस रंग का होता है। आप लोग कहेंगे सर पीला, ना 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 हरियर, किस कलर का होता है जी, मैदान में कि वहां पे देखिए फील्ड का बात करें, ग्राउंड का बात करें, ठीक है ना क्या। तो ग्राउंड में जो है घास ओस होते हैं, तो यानी कि हरा कलर का वो दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है मानचित्र में जब दिखाते हैं तो हरा कलर से जो है मैदानी भाग को रंगते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 58 में देख लीजिए, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है जी, तो यहाँ पे पटना है। ये बिहार का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, बिहार का, ध्यान रखिए। तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन है जी, तो पटना है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर सवाल, कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो रेल परिवहन का जो शुभारंभ है वो 1874 से माना जाता है, इसको याद रखिएगा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार राज्य की जो कितनी परसेंट जनसंख्या, यानी कि 80% जनसंख्या जो है ध्यान रखिए वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। अपने आप को 80% लोग जो है कृषि माने कृषक बताते हैं, ध्यान रखिए, यानी कि हम किसान है, फार्मर है, ऐसे बताते हैं 80% लोग, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम यानी कि खराब परिणाम, ध्यान रखिए। तो खराब परिणाम क्या है, तो खराब परिणाम जो है अलगाववाद है, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना से ध्यान रखिए अलगाववाद का जो है विकास होता है, इस सबसे खराब परिणाम में से एक परिणाम है, ठीक है। अपने क्षेत्र से लगाव ये अच्छा परिणाम में आएगा, लेकिन है अलगाववाद ये कुपरिणाम में आएगा, ध्यान रखिए, यानी कि खराब परिणाम में आएगा। तो 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब 62 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था जी, तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था जी, 1969 में किया गया था। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस समय जो है 14 को जो माने कि बैंक थे, ध्यान रखिए, उनका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में जो है 6 गो बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन जो है सी क्या होगा जी, 1969 जो है 14 को इस समय बैंक को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी कि यहाँ पे नेशनलाइजेशन लागू किया गया था, ध्यान रखिए, कमर्शियल बैंक को, व्यावसायिक बैंक को। 63 नंबर देख लीजिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। तो ध्यान रखिए कोका कोला ने इस थम्स अप ब्रांड को जो है खरीद लिया था। तो 63 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। 65 नंबर सवाल देख लीजिए, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये कथन आप सभी लोग के एकदम जी दिमाग में बैठा हुआ है कि रेगनार मार्क्स ने कहे थे कि गरीबी जो है गरीबी
गरीबी को जन्म देती है। तो 65 का जो है ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल याद रखे होंगे। ठीक है, बिहार में प्राथमिक सहकारी साख समितियों का संख्या है। ठीक है, ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार ये वाला को बताना जाना क्या। तो 66 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपका 6841 हो जाएगा, यानी कि 6841। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो चलो बच्चों बता दो इसका आंसर। तो आप लोग कहेंगे सर उद्योग यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं जी? हम लोग द्वितीय क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। लगले हाथ यो बता दो कि कृषि जो है क्षेत्र जाने किया उसको कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा और तृतीय क्षेत्र में सेवा आएगा। ध्यान रखिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं जी? औद्योगिक क्षेत्र को, यानी कि जिसमें उद्योग आते हैं। ध्यान रखिए, तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए 68 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो देश में जिला फोरमों की संख्या कितना है जी? 582 है। आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश का सीमा, ध्यान रखिए, किस देश का जो सीमा है बिहार से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के का जी उत्तर में नेपाल है, जिसका सीमा जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 69 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल एक देश है, आपको पता है। नेपाल में जब जाइएगा तो आप अनेक चीज विदेश में जा रहे हैं कहलाइएगा। ठीक है, गजब स्थिति है। 70 नंबर सवाल देखिए, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो वो है जापान, जहां पे भूकंप और ज्वालामुखी एकदम बार बार आते रहते हैं। कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जहां पे का चीज जिस समय यहाँ पे भूकंप वगैरह जो है कहीं ना कहीं नहीं आया हो। ठीक है, तो ऐसा जो है भूकंप वाला देश, ज्वालामुखी वाला देश यहाँ पे कहा जाता है। कहने की इसको कहने के पीछे का मतलब यही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ज्वालामुखी वगैरह फटते रहता है। ठीक है, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो आप सभी लोग इसका नाम जानते होंगे। पारादीप पतन जो है उड़ीसा में है। ठीक है, देखिए उड़ीसा में जो है ये पारादीप पतन है। और बहुत सारे पतन का जो है नाम का लिस्ट हमने ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा बताया हुआ था। वहां पे अलग अलग राज्यों में कौन कौन सा पतन है आपको हमने बताया हुआ था, जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियोस। 72 नंबर देख लीजिए, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन में जो है विश्व में भारत का स्थान कौन नंबर है जी? तो दूसरा नंबर स्थान है, यानी कि 2 नंबर पर जो है यहाँ पे नया स्थान आता है भारत में गेहूं उत्पादन के मामले में। यानी कि सर्वाधिक में जो है सबसे ज्यादा में लिस्ट में जो है भारत भी शामिल है, जहां पे गेहूं का उत्पादन होता है। 73 नंबर है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो है ब्रिटेन, वहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जान क्या जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1999 में। गठन कब हुआ था जी? 1999 में। कई बार जो है इसका स्थापना पूछा जाता है, जान क्या तो स्थापना जो है ये मैंने कि किताबों में दिया करता है 2003 में। तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, ध्यान रखिए। लेकिन इसका जो आंसर होगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन का आंसर होगा वो होगा 1999। आप लोग इसको सही आंसर जो है टिक आउट करके रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 74 के बाद 75 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। और ये शायद यही जो व्यक्ति थे वो पहला ऐसे माने प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के माने कि सदस्य नहीं थे, यानी कि कांग्रेस से उनका ताल्लुक नहीं था। ठीक है, किया यानी कि नॉन कांग्रेसी जो है प्रथम बीजेपी माने प्रथम जो है प्रधानमंत्री वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी रहे हुए हैं और इसी पार्टी से ये जीते हुए थे। देखिए 76 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने के विरोध से जो है संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे चिपको आंदोलन में जो है पेड़ को आगोश में पकड़ लेता था लोग, जो है वहां के जो है स्थानीय लोग, ध्यान रखिएगा, और वो जो है पेड़ को काटने से मना करता था लोग। पूरा का पूरा कहानी हमने चर्चा किया हुआ है, जाकर के ज्योग्राफी में जरूर देखिएगा। आप लोग ये सब जो है बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। 77 नंबर देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता था? आप लोग देख लीजिए, दल बदल जो कानून होता है वो संसदों और विधायकों पर लागू होता है। और इसको अगर पूछ देगा कि कब लाया गया था, क्या तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको लाया गया था। क्या
52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ई दल बदल कानून को लाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो 3 स्तर के हैं। तीनों स्तर में नाम बताइए तो ग्राम पंचायत, क्या चीज, प्रखंड लेवल पर जो होता है पंचायत समिति होता है, ध्यान रखिए, और जो है जिला स्तर पे जो है जिला परिषद होता है। तो आप जो है तीनों स्तर का नाम भी जरूर याद रखिएगा। कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। ध्यान रखिए 25 जून 1975 में, ध्यान रखिएगा, ये आपातकालीन का जो है घोषणा हुआ था। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा की थी, ठीक है। ऑप्शन इसका देख लेते हैं 79 नंबर का। तो 79 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, जाए तो साले दिया है जी, तो 1975 टिक आउट कर लीजिए। 1975 में जो है इसका जो है उद्घोषणा हुआ था। लंबा मैंने कि चला था, ध्यान रखिए, ये जो है बहुत लंबा चला था ये आपातकाल, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया था। शिक्षा संविधान की कौन सी सूची का विषय है, ध्यान रखिए। तो इस शिक्षा जो संविधान का, पहले देखिए शुरुआत में था राज्य सूची का हिस्सा, लेकिन वर्तमान समय में है समवर्ती सूची का हिस्सा, ध्यान रखिए। इसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा जो है संविधान का समवर्ती सूची का जो है विषय है। तो 80 का जो है ऑप्शन आप लोग सी टिक आउट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 80 के 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब देखिए यहां से इतिहास में जो है ध्यान रखिए, ये गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ पे उपस्थित है। अब इनका आप लोग जो अगर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव का जो है वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। वहां पे आपको एक मॉडल पेपर का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ध्यान रखिए, और मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट से आप लोग जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज नहीं मिलता है तो आप लोग को अपना नंबर देते हैं, देखिए 9241 799 898, ठीक है, 9241 799 898 ये मेरा जो है पर्सनल मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कृपया करके आप लोग कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग आकर के कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, क्या समस्या आ रहा है उस समस्या को वहां पे आपको समाधान किया जाएगा, ठीक है। रिप्लाई जरूर मिलेगा फ्री होते ही, लेकिन कॉल करने का प्रयास ना कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर अगर दे रहे हैं तो आप लोग इसको सेव कर लीजिए, आगे भविष्य में काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इतिहास से जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको जो है मिल जाएगा मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में। तो आते हैं, मिलते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, बाय।